हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग यूजीसी नेट का एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। हम लोग 2024 दिसंबर अटेम्प्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से जितने भी इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आए थे वो हम लोग कवर करेंगे। एंड 20 क्वेश्चंस 2024 दिसंबर में पूछे गए थे इंटरनेशनल लॉ से। सो इट इज़ कवरिंग अ वेरी हाई वेटेज, है ना। 20 यानी कि 40 मार्क्स का जो पेपर है वो इंटरनेशनल लॉ से बन रहा है। एंड काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, सिंपल थे, मतलब अगर आपने सिलेबस थॉरोली पढ़ा है आप आंसर कर सकते हैं। पर हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऑफकोर्स ऐसे रहते हैं जिनको हम लोग टच नहीं कर पाते हैं, बट एंड आई थिंक वो स्किप भी करे जा सकते हैं बिकॉज पेपर काफ़ी बड़ा है ना। और कट ऑफ जो है वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही रहती है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर बताती हूँ, उसका डिस्कशन करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2025 जून अटेम्प्ट कवर किया था एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स कवर करूँ। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है यूजीसी नेट एमसीक्यूज की, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप सारे सेशंस देख सकते हो। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑन विच द यूनाइटेड नेशंस इज बेस्ड। ठीक है, वेरी सिंपल कि यूएन चार्टर का कौन सा आर्टिकल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, किस आर्टिकल में प्रिंसिपल्स हैं। सो वेरी सिंपल, इसका आंसर है आर्टिकल 2। ठीक है, देखिए आर्टिकल 1 में पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस है और आर्टिकल 2 में प्रिंसिपल्स है जिस पर ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। ठीक है, एंड एक चीज और याद रखना वाइल प्रिपेयरिंग आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1, इसमें इसके सब पार्ट्स लाइक आर्टिकल 1 इज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, तो वो आपको सब पता होना चाहिए कि 1.1 में क्या है, 1.2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग भी आता है एंड आई थिंक इसी वाले सेशन में पूछा गया था। सेम गोज विद आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में आई थिंक 7 आपके सब क्लॉजेज हैं। ठीक है, तो वो आपको सब पता होने चाहिए नंबरिंग के हिसाब से, तो वो आप इस तरीके से तैयार करना। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड है इन आर्टिकल 2 ऑफ द यूएन Charter. Second question is that which of the following international treaty deals with the access to published work for visually impaired and print disabled people? Okay, तो देखो इंटरनेशनल ट्रीटी पे बेस्ड क्वेश्चन आया है कि इन चारों में से कौन सा ट्रीटी जो है वो डील करता है विद द एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एंड प्रिंट डिसेबल्ड पीपल। तो ऐसे लोगों के वर्क्स को पब्लिश कराने के लिए उनके कामों को भी एक्सेस कराया जाए, पब्लिश कराया जाए, सो उसको डील करती है हमारी मराकेश ट्रीटी। मराकेश ट्रीटी 2013 में अडॉप्ट की गई थी एंड ये लैंडमार्क इंटरनेशनल अग्रीमेंट है विच वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द WIPO, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसका स्पेसिफिक पर्पस यही था टू क्रिएट अ सेट ऑफ limitations and exceptions to copyright laws and to allow the reproduction, the distribution and the accessibility of the works of the visually impaired and print disabled people. तो guys इसका करेक्ट आंसर हो गया माराकेश ट्रीटी। ठीक है, अब जैसे इस ऑप्शन में बीजिंग ट्रीटी, रोम ट्रीटी, जेनेवा ट्रीटी भी है, तो अब ये आपका खुद का ड्यूटी बनता है कि आप इन तीनों ट्रीटी का एक ब्रीफ लें। क्या ब्रीफ लोगे? पहली चीज तो ये तीनों किस किस सब्जेक्ट मैटर्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर्स क्या है इनका। दूसरी चीज, ये कौन से ईयर में अडॉप्ट की गई। ठीक है, इनका ईयर क्या है। ज्यादा नहीं तो ये 2 चीजें तो याद रखो ही रखो। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ICJ, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो गाइज इसका आंसर है फ्रेंच एंड इंग्लिश। ठीक है, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों ही ICJ की ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ऑल द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीडिंग्स दे आर कंडक्टेड इन बोथ ऑफ दीज लैंग्वेजेस। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच। फोर्थ क्वेश्चन इज which of the following is a guide to ICJ to decide the disputes submitted to it by the state parties? ठीक है, तो ये 4 हमारे ऑप्शंस हैं बताने कि इनमें से कौन सा ICJ को लेकर एक इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है, जिसमें ICJ को मदद करता है डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने में। तो क्या क्या ऑप्शंस है? द फर्स्ट इज नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस, नो। सेकेंड इज प्रिंसिपल्स ऑफ एंगेजमेंट लेड डाउन बाय परमानेंट मेंबर्स, नो। Third is the general principles of law which is recognized by the civil nations, very true। अगर आप ICJ स्टैट्यूट का आर्टिकल 38 पढ़ेंगे जिसमें सोर्सेज ऑफ ICJ है, ठीक है, तो उसमें ये वन ऑफ द सोर्स है, सोर्स ऑफ लॉ है विच द कोर्ट शैल अप्लाई। सो देयरफॉर इट्स वेरी सिंपल, इट्स करेक्ट आंसर इज द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ law which is recognized by the civilized nations। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ फिफ्थ इज
वी हैव अ मैच द फॉलोइंग, और यहाँ पे लिस्ट 1 में हमें जेनेवा कन्वेंशंस दी हैं, 4 जेनेवा कन्वेंशंस हुई है, 1 2 3 4, और हमें बताना है कि कौन सी कन्वेंशन पर्टिकुलरली प्राइमरली किस पे फोकस्ड है, ठीक है, क्या उसका मेजर प्रोविजन है। तो देखो जेनेवा कन्वेंशन 1 रिलेटेड है वुंडेड एंड सिक मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा हुआ, सो इट्स करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। Second is related to wounded and sick and shipwrecked members of armed forces at sea, ये sea से जुड़ा हुआ है। Third है आपका जुड़ा हुआ related to the treatment of prisoners of war, and fourth is related to the protection for civilians in war time। तो डायरेक्ट A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, so इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये आप याद रखना, जेनेवा कन्वेंशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं मानती हूँ अगर इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कौन सा कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है, जैसे कौन से आर्टिकल को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करके आप जेनेवा कन्वेंशन को तैयार करना। अगर आप कहेंगे तो मैं हर टॉपिक रिलेटेड टू इंटरनेशनल लॉ उसके लेक्चर्स भी लेके आ सकती हूँ, पर आप मुझे उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। 6 क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं, यहाँ पे हम बताने कि कौन सा फैक्ट ट्रू है। पहला पॉइंट कह रहा है दैट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन हेग, सो क्या लगता है, नो इट इज नॉट हेडक्वार्टर्ड इन हेग। WTO का जो हेडक्वार्टर है गाइज वो जेनेवा में है, तो ये गलत हो गया है ना। दूसरा है दैट देयर हैज बीन 9 राउंड्स ऑफ ट्रेड नेगोशिएशंस सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से 9 राउंड्स हुए हैं ट्रेड नेगोशिएशंस के, so maybe this is true, let's see more. Doha round is the latest round of negotiation for trade for WTO members, yes this is true, Doha round is indeed the latest round of WTO negotiations, ये ठीक है। WTO has 154 members, नहीं, currently WTO has 164 members, तो यहाँ पे B और C करेक्ट है, therefore first is the right option। तो इससे हमको क्या पता चला, हमको WTO से रिलेटेड करंट एज वेल एज जो इसके मेजर फैक्ट हैं उन्हें आपको तैयार करना होगा अपने नोट्स में, ठीक है। ऑलराइट, 7th क्वेश्चन इज द jurisdiction of ICJ is based on which principle। तो जो हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस एक मेजर ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, उसका jurisdiction जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो गाइज इसका jurisdiction बेस्ड रहता है द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसुअल बेसिस पे, 4th इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। देखो इसका जो jurisdiction होता है वो कंपल्सरी नहीं होता है, अ स्टेट कैन ओनली बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इफ इट हैज एक्सप्लिसिटली गिवन इट्स कंसेंट, ठीक है। अगर एक स्टेट ने अपनी कंसेंट दी है, एक्सप्लिसिटली कंसेंट दी है टू द कोर्ट्स jurisdiction, ठीक है, थ्रू अ ट्रीटी और थ्रू अ ऑप्शनल क्लॉज और थ्रू सर्टेन स्पेशल अग्रीमेंट, उसके बाद ही आईसीजे जो है उनका जुरिस्डिक्शन वो अप्लाई होता है ऑन दैट स्टेट्स डिस्प्यूट। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसुअल बेसिस। Alright, 8th question is which of the Declaration of Hague Convention concerning expending bullets prohibits the use of dum-dum bullets। तो देखो हेग कन्वेंशन भी तैयार करना आप लोग, ये बोल रहे हैं हेग कन्वेंशन की कौन सी डेक्लेरेशन जो है वो डम बुलेट्स का यूज जो है वो प्रोहिबिट करती है। गाइस इसका करेक्ट आंसर है डेक्लेरेशन 3, जो हेग डेक्लेरेशन 3 थी ऑफ 1899 विच वाज साइंड ड्यूरिंग द फर्स्ट हेग पीस कॉन्फ्रेंस। इट prohibits, it specifically prohibit the use of bullets that is known as the dum bullets, ठीक है। तो एक important famous fact है हेग कन्वेंशन से जुड़ा हुआ, तो ये आपको पता होना ही चाहिए, अपने नोट्स में भी इस चीज को कोट कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, टॉपिक एक तो आप लोगों ने PYQs की मदद से टॉपिक मिलते हैं आपको, या फिर आपको काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन मिलता है कि अच्छा ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी के थ्रू, कि केस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ये वाला केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया है, कौन कौन सी कन्वेंशन से क्वेश्चन आता है, WTO के फैक्ट्स पे क्वेश्चन आता है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। 9th क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अंडर द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ द नॉटेबॉहम केस इज ऑफ ग्रेट रेलिवेंस इन रिलेशन टू विच ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो देखो वेरी सिंपल, नॉटेबॉहम केस इतना लैंडमार्क केस है, इतनी बार पूछा जाता है, ये लैंडमार्क केस है रिलेटेड टू नेशनैलिटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें एक प्रिंसिपल दिया गया था दैट इज नोन एज जेन्युइन लिंक, है ना। इनका मतलब है कि दैट there should be a genuine link between an individual and between the state which is granting the nationality। इस प्रिंसिपल को लेट डाउन किया था नॉटेबॉहम के केस में। Alright, 10th question is arrange the following conventions in the chronological order, ठीक है। तो ये 4 conventions हैं, हमें इन्हें chronology में लगाना है, यानी कि हमको इनकी ईयर पता होने चाहिए। तो देखो
सारे मुझे लगता है वैसे तो इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो बहुत बार पूछा जाता है, कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज 1951 का है ये ना। एडिशनल प्रोटोकॉल्स टू जेनेवा कन्वेंशन 1977 का है ये। अग्रीमेंट्स एस्टेब्लिशिंग WTO, दिस इज ऑफ 1994, एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, दिस इज ऑफ 1990। अब मैं कहूँ तो मुझे ना इन चारों में से ये बी वाले का नहीं पता था, बाकी 3 पता थे, तो मुझे लगता है अगर इफ आई इवन नो 3 सो आई कैन मेक एन अजम्पशन एंड आई कैन फाइंड द राइट आंसर इन, मतलब सब पे अप्लाई करके अगर देखती हूँ तो ठीक है। सो बहरहाल इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट, C, A, B एंड D। ओके, तो इससे हमको क्या पता चला? हमको कन्वेंशंस, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस को रेफर करना है, अपने नोट्स में लिखना है, एंड स्पेशली दोज जो कि PYQs में रिपीटेडली ऑप्शंस में भी आते हैं। यू नो UGC नेट की तैयारी का एक फंडामेंटल पॉइंट ये कि आपको उसके इंपॉर्टेंट जितने भी उसके ऑप्शंस भी रहते हैं ना किसी क्वेश्चन के, उसको भी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस देना है ना। ओके, 11th क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे आर्टिकल्स हैं एंड यहाँ पे हमको मैच करना है, ठीक है। ये सब आर्टिकल 1 है और मैंने आपको ऊपर बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में आर्टिकल 1 जो है वो पर्पस ऑफ UN से डील करता है, और मैंने आपको वही बताया था कि आपको अगर आर्टिकल 1 में 4 पर्पस है तो चारों के आपको करेक्ट सीक्वेंस पता होने चाहिए। ओके, सो आर्टिकल 1 का जो क्लॉज 1 है, इट डील्स विद द पर्पस दैट इज टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो ए का है ऑप्शन नंबर 3। Second purpose is to develop the friendly relations among the nations. Third is to achieve the international cooperation. And fourth is to be a center for harmonizing the actions for nations. ठीक है, तो क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। ओके, वेरी इजी, मतलब मुझे लग रहा है इस वाले सेट में ना काफी इजी क्वेश्चंस है, बस आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेफ्यूजीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रोवाइड द एनालॉगस आर्टिकल्स ऑफ EU चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर्टिकल 3। अभी हम लोग बात करें सारे इजी हैं, लेकिन ये थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहे हैं? रेफ्यूजीज के कंटेक्स्ट में EU चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, ये एक चार्टर है, यूरोपियन यूनियन चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, इसका कौन सा आर्टिकल कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी कि सिमिलर बात कर रहा है एज टू द आर्टिकल 3 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट। तो ये दो अलग अलग आपको स्टैट्यूट्स यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है ECHR, दैट इज यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट हो गया, और एक बोला है यूरोपियन यूनियन चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसका कौन सा आर्टिकल आर्टिकल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है? तो गाइज इसका आर्टिकल 4 जो है वो बात करता है इट गारंटीज द राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट और टॉर्चर से प्रिवेंट करता है, बचाता है। सिमिलरली आर्टिकल 3 ऑफ यूरोपियन दिस ECHR वो भी टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट से प्रोहिबिट करता है। तो ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, देयरफॉर इट्स करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 4। अब मुझे लगता है मतलब ऑब्वियस सी बात है, EU चार्टर तो कोई भी नहीं पढ़ने बैठेगा, ऐसे कैसे चल जाएगा? ऐसे तो नहीं है कि पूरे के पूरे लॉ के सिलेबस में सिर्फ इंटरनेशनल लॉ एक टॉपिक है या एक सब्जेक्ट है। देयर आर मोर देन 17 सब्जेक्ट्स है ना, तो इतना डीप तो नहीं पढ़ सकते। जनरली स्टूडेंट जिस तरह के क्वेश्चंस को स्किप करते हैं। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम है तो उसमें कुछ बहुत टफ क्वेश्चन भी होंगे, कुछ मीडियोकर होंगे, कुछ बेसिक होंगे। तो अगर ये आपको नहीं आता तो समय नहीं वेस्ट करना है, हमको आगे बढ़ना है ना। चलिए, फिलहाल मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आपने बेसिक सारा सिलेबस कर लिया, तो फिर आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हु इज करंटली सर्विंग एज अ जज ऑफ ICJ, ठीक है। कौन करंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ही इज नो DY चंद्रचूड़ जी नहीं है, R कंबोज नहीं है, हरीश साल्वे नहीं है, दलवीर भंडारी जी जो हैं, जस्टिस दलवीर भंडारी, ही इज करंटली सर्विंग एज जज ऑफ ICJ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, ठीक है। इनको री इलेक्ट किया गया था इन 2017 फॉर अ टर्म ऑफ 9 years एंड ये 2027 तक सर्व करेंगे। ओके, दलवीर भंडारी इज द राइट आंसर। ओके, ऑलराइट, 14th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेट्स व्हेन इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द 1949 जेनेवा कन्वेंशन। ओके, तो कब इंडिया ने जेनेवा कन्वेंशन को साइन किया था और कब रेटिफाई किया था? तो जेनेवा कन्वेंशन को लेके और स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में आप ये फैक्ट याद रखना कि इंडिया ने इसको साइन किया था 16 दिसंबर को और रेटिफाई किया था 9 नवंबर को, ठीक है। सो इंडिया का ऑफिशियल रेटिफिकेशन तो 9 नवंबर को ही हो गया था, जबकि इसका साइनिंग डेट था 16 दिसंबर। सो 3 इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, 15th क्वेश्चन इज लिस्ट 1 इज डीलिंग विद द कॉन्फ्रेंस, ट्रीटीज, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, और आपको बताना है कि कौन सा कॉन्फ्रेंस किस ईयर का है, ठीक है। क्रोनोलॉजी में हमको उसको
मैच द फॉलोइंग करना है. ओके, सो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, दैट इज अ रियो कॉन्फ्रेंस, कौन से ईयर की है? वेरी इजी क्वेश्चन, 1992 का. ये तो आप एनवायरमेंट लॉ में भी पढ़ेंगे. उसके अलावा क्योटो कॉन्फ्रेंस अगेन वेरी इजी ऑफ 1997, पेरिस अग्रीमेंट वेरी इजी 2015 एंड मॉन्ट्रियल इज 1987. तो क्या हुआ करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1. ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1. ऑलराइट, 16 क्वेश्चन इज अगेन हेग कन्वेंशन पे क्वेश्चन आ गया, ऊपर भी आया था वो डम डम वाला. अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ हेग कन्वेंशन इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर. ठीक है, इनको हमको क्रोनोलॉजी में लगाना है. ओके, शुड वी डू इट? देखिए, द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये कन्वेंशन 1 है हेग कन्वेंशन का. द लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फोर्स फॉर रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट्स, ये कन्वेंशन 2 है. द ओपनिंग ऑफ हॉस्टिलिटीज, ये कन्वेंशन 3 है. द लॉज एंड कस्टम्स ऑफ वॉर ऑन लैंड, कन्वेंशन 4 है. एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ न्यूट्रल पावर्स, दिस इज कन्वेंशन 5. सो दिस इज ऑलरेडी इन द सीरीज. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1, A, B, C, D, E. ठीक है, ये सारे कन्वेंशन है एंड दे आर इन द राइट एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, 17 क्वेश्चन इज अगेन मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग बड़ा ही फेवरेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रहता है इनका. ठीक है, यहाँ पे स्टैट्यूट्स दिए हमें, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया, फॉर रुआंडा, फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और यहाँ पे हमें इनकी ईयर दिया है, ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट. सबसे पहले मुझे पता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है 1998. अब मैं ये कहूँ अगर कि मेरे को सिर्फ यही याद है तो क्या मैं इसको कर पाऊंगी? हाँ, मैं कर पाऊंगी. नहीं कर पाऊंगी. सी का 1 2 में एक्चुअली, सी का 1 इसमें और सी का 1 इसमें है. तो इससे मेरे को और क्या पता चल रहा है? नहीं, बाकी सारे ऑप्शंस अलग हैं. चलो ठीक है, और देखते हैं इसमें जरा. इंटरनेशनल स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया. तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है देखो, मुझे पता है ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इतना तो नहीं याद रख सकते. अब मैं अज्यूम कर रही थी कि हर कोई ये तो पढ़ के जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो हम इससे डिराइव कर पाएंगे, पर इन्होंने अगेन हम लोग को इस 2 ऑप्शन में फंसा दिया है. तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ. इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रुआंडा इज ऑफ 1994 एंड दिस स्टैट्यूट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर सियरा लियोन इज ऑफ 2002. ऑलराइट, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. ओके, ऑलराइट. 18th क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, तो ये 4 केसेस हैं और हमें इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है. मुझे क्या क्या पता है मैं बताती हूँ. वेस्टर्न सहारा केस, वेरी वेरी फेमस केस, दिस इज ऑफ 1975. फिशरीज ज्यूरिसडिक्शन यूके वर्सेस आइसलैंड, वेरी फेमस केस ऑफ 1974. ठीक है, ओके. बाकी केसेस क्या हैं? लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया नॉटविथस्टैंडिंग सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन advisory opinion. Okay, so this is of 1977 and legal ये हो गया. Texaco Overseas Petroleum Company versus Government of Libya, this is of 19 कुछ गलती हो गई क्या? ठीक है, ये 1971 का है गाइस, माय बैड हियर. एंड द वोटिंग प्रोसीजर ऑन क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द रिपोर्ट्स एंड पेटिशंस कंसर्निंग द टेरिटरी ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, दिस केस इज ऑफ 1955. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? E, A, C, D, B. Okay, 2 is the right answer. All right, last question. Is it last? No, second last. Arrange the following conventions in their chronological order. Again, we have the conventions and we have to arrange them in order. So, Geneva Convention, we know this is of 1949. UDHR, we know this is of 1948. Hague Convention 1899 की है और 1907 की है. अभी टोक्यो कन्वेंशन आपकी 1963 की है. So let's arrange them in series. सबसे पहले आपका 1899 के अकॉर्डिंग या 1907 के भी अकॉर्डिंग ये पहले आएगा A, उसके बाद हमारा आता है E, उसके बाद आएगा आपका C एंड उसके बाद आएगा ओके ये रह रहा है यूरोपियन कन्वेंशन. यूरोपियन कन्वेंशन 1950 का आएगा इस, तो B एंड D. सो AECBD 3 इज द राइट आंसर. तो जितनी भी फेमस कन्वेंशन है उन सबके ईयर याद रखना. ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ, तैयार करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन उसी लेवल के आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते. एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर इज दैट व्हिच स्टेटमेंट इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन द एसेंस ऑफ
स्ट्राडा डॉक्ट्रिन, तो पता है आप लोगों को स्ट्राडा डॉक्ट्रिन किससे जुड़ी हुई है? वैसे ऑप्शन से भी समझ पाओ, स्ट्राडा डॉक्ट्रिन रिकॉग्निशन के टॉपिक से जुड़ी हुई है, दैट हाउ द कंट्रीज रिकॉग्नाइज द अदर नेशंस, ठीक है। तो देखो स्ट्राडा डॉक्ट्रिन जो एक मैक्सिकन फिलोसफी पे बेस्ड है, मैक्सिकन फॉरेन पॉलिसी पे बेस्ड है, ये कहती है दैट रिकॉग्निशन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट इज एन इंसल्टिंग एंड इंटरवेंशनिस्ट प्रैक्टिस। एक तरीके से अगर आप दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, एक तरीके से आप इंटरवीन कर रहे हो उनके डोमेस्टिक मैटर में, ठीक है। ये कहती है दैट वंस अ स्टेट इज रिकॉग्नाइज, अगर एक स्टेट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया है, अ गवर्नमेंट लेजिटिमेसी शुड बी डिटरमाइंड बाय इट्स ओन पीपल, कि आप जो उसकी जो लेजिटिमेसी डिटरमाइन करनी है वो उसके खुद के व्यक्ति करें, एंड इट शुड नॉट बी डन बाय द अदर स्टेट्स, ठीक है। सो ऑप्शन 1 पढ़ो जरा, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट इज अननेसेसरी वंस द स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज, ठीक है। बाद में रिकॉग्नाइज करना है कि गवर्नमेंट की क्या लेजिटिमेसी है, क्या लेजिटिमेसी नहीं है, ये अननेसेसरी है। एक बार अगर स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, दैट इज इटसेल्फ कंसीडर्ड टू बी द वैलिड रिकॉग्निशन, ठीक है। 1 इज द राइट आंसर, स्ट्राडा डॉक्ट्रिन कह रहा है जो मैंने आपको बताया, और ऑप्शन 1 वही बात कह रहा है, और ये मैंने आपको बता दिया। तो रिकॉग्निशन से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं उन सबको आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये तो बेसिक है। तो गाइज यहाँ पे हमने अपने इंटरनेशनल लॉ से जुड़े जो 2024 दिसंबर अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चन आए थे वो सब कवर कर लिए। 20 क्वेश्चन आए थे, और कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, एक देखो डायरेक्ट आपसे आर्टिकल पूछा गया है। लेट मी चेंज द पेन। आर्टिकल बेस्ड है ना, ये जितनी भी मेजर ट्रीटीज हैं, ट्रीटी बेस्ड क्वेश्चन, ये तो बेसिक फैक्ट है, ऑर्गन से जुड़े हुए, ऑर्गन रिलेटेड क्वेश्चन, ऑर्गन ऑफ यूएन है ना। ये क्या है, अगेन सेम ऑर्गन रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्या है, कन्वेंशन जुड़े हुए क्वेश्चंस। ये क्या पूछा गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, अगेन ऑर्गन बेस्ड क्वेश्चन, कन्वेंशन का रिलेटेड क्वेश्चन, केस लॉ बेस्ड, मेजर केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन, कन्वेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन, यूएन चार्टर के डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। उसके अलावा ये थोड़ा सा टेक्निकल था, ये यूरोपियन यूनियन चार्टर से जुड़ा हुआ था, ये अगेन ऑर्गन से जुड़ा हुआ करंट बेस्ड क्वेश्चन था, कन्वेंशन बेस्ड क्वेश्चन, ट्रीटीज क्वेश्चन, कन्वेंशन बेस्ड क्वेश्चन, अगेन स्टैट्यूट्स, मतलब भाई आप ये सब के ईयर्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये केसेस के सीरीज आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा कन्वेंशन बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस रिलेटेड टू द पर्टिकुलर मेजर टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल, दैट इज रिकॉग्निशन बेस्ड क्वेश्चन। तो वेराइटी टॉपिक्स थे, और आई थिंक मैं ये कहूंगी कि 20 में से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको पता होने चाहिए थे, डायरेक्ट थे, 5 हाँ टफ कह सकते हैं। तो अगर आप 15 भी अटेम्प्ट करते हैं, मेरा मानना है, तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर में। अगला इसके पहले और जो भी पेपर हुआ है उससे रिलेटेड इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस आपके साथ जल्दी डिस्कस करूंगी। उसके लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।